हेलो एंड वेलकम बैक टू डिनोवो एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक मध्य प्रदेश जियोग्राफी में है सॉइल एंड एग्रीकल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। ये टॉपिक एमपी एडीपीओ सिलेबस में नहीं है, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट है बाकी सभी टॉपिक से, क्योंकि एग्रीकल्चर मतलब मध्य प्रदेश एक एग्रीकल्चरल स्टेट है और उसकी मेजर जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है उसमें एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और अगर सिलेबस चेंज होता है एग्ज़ाम के पहले तो उसमें ये टॉपिक भी इंक्लूड किया जाएगा और इसके साथ जो मध्य प्रदेश की ट्राइब्स हैं उस पर भी एमपीपीएससी फोकस ज़्यादा करने लगा है पिछले कुछ सालों से, तो वो टॉपिक ऐड होने की भी पॉसिबिलिटीज़ सिलेबस में हैं। इसीलिए ये टॉपिक आज का हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कितने तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो मेजर तौर पर 5 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। ओके, इसके अलावा सैंडी और डेजर्ट सॉइल भी पाई जाती है, लेकिन उसका परसेंटेज इतना कम है कि वो पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, सो 5 तरह की मिट्टियाँ जो मध्य प्रदेश में है वो है ब्लैक सॉइल, अलूवियल सॉइल, मिक्स्ड, लेटराइट एंड रेड येलो सॉइल। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल जो मध्य प्रदेश की है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुर या कॉटन सॉइल भी कहते हैं और नाम से आपको समझ में आ गया होगा, इसे कॉटन सॉइल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ब्लैक सॉइल में कॉटन कपास की खेती जो है वो बहुत अच्छी और ज़्यादा होती है। ओके, अब ब्लैक सॉइल ना जनरली ये थोड़ी क्लेई टाइप की होती है, मतलब बहुत नर्म और मुलायम मिट्टी होती है जब ये गीली होती है, लेकिन जब ये सूख जाती है तब इसमें दरारें पड़ जाती हैं। आपने कई बार फोटोज़ में भी देखा होगा, मिट्टी में जब दरारें पड़ जाती हैं उसी तरह से काली मिट्टी जो है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन जब ये गीली होती है तब ये स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है। ओके, अब इसके बाकी के नाम्स हैं, रेगुर सॉइल, कॉटन सॉइल हम पढ़ चुके हैं। चेरनोजेम क्योंकि इसमें कैल्शियम की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, और कवार भी इसे कहते हैं। मध्य प्रदेश में लोकली इसे भर्री और कन्हार भी कहा जाता है। इंडिया में मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। और ब्लैक सॉइल मेनली सूटेबल है कॉटन, वीट और सोयाबीन जैसी क्रॉप्स के लिए। मध्य प्रदेश में ये मालवा प्लेट्यू में पाई जाती है। आपके एडीपीओ में लास्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था ब्लैक सॉइल रीजन कौन सा है, तो वो मालवा प्लेट्यू है। और इसमें भी सतपुड़ा और नर्मदा वैली जो है वहाँ पर भी ब्लैक सॉइल बहुत पाई जाती है। और क्योंकि मध्य प्रदेश की जो ब्लैक सॉइल है वो कलर कैटेगराइज है, मतलब ब्लैक है लेकिन हल्की काली, गहरी काली, इस तरह से 3 तरह की काली मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, जैसे कि डार्क ब्लैक सॉइल जिसका 3.5% है, नॉर्मल ब्लैक सॉइल जो 37% है, और लेयर्ड ब्लैक सॉइल जो 7.1% है। 37% जो नॉर्मल ब्लैक सॉइल है ये मालवा और नॉर्दर्न एमपी और निमाड़ रीजन में फैली हुई है। डार्क ब्लैक सॉइल का एक छोटा ही परसेंटेज है जो नर्मदा सोन वैली में पाया जाता है। और लेयर्ड ब्लैक सॉइल जो है वो मेनली छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है और यहाँ पर वीट और राइस की खेती बहुत अच्छी होती है। अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल इन सभी मिट्टियों में सबसे ज़्यादा फर्टाइल, उपजाऊ होती है। अलूवियल सॉइल एज के बेसिस पर 2 भागों में बांटी गई है, जैसे खादर और भांगर। खादर नई तरह की अलूवियल सॉइल होती है और भांगर पुरानी अलूवियल सॉइल होती है। जब नदियाँ बहते हुए आती हैं तो अपने किनारे पर डिपॉजिट्स इकट्ठा करती जाती हैं। अब जो नए डिपॉजिट्स हैं वो खादर होते हैं और जो समय के साथ सालों से जमा होते आ रहे हैं उन्हें भांगर कहा जाता है। अलूवियल सॉइल मध्य प्रदेश में मेनली नॉर्दर्न रीजन में पाई जाती है, जो कि चंबल वाला रीजन है। ओके, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, इन जगहों पर चंबल और सिंध जैसी नदियां जो हैं यहाँ पर अलूवियल सॉइल इकट्ठा करती हैं और चंबल रिवर की वजह से ही मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में गली इरोजन आपने ज़रूर देखा होगा, जहाँ पर बाघी छुपा करते थे और उस जगह को जो है वो बीहड़ कहा जाता है, चंबल के बीहड़।
और वहाँ पर गली इरोजन जो चंबल नदी की वजह से हुआ है वहाँ पर ही देखने को मिलता है। ओके, अब अलूवियल सॉइल जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है और ब्लैक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। ठीक है, अलूवियल सॉइल में मेनली वीट, शुगर केन और मस्टर्ड किया जाता है। मस्टर्ड यानी सरसों, और सरसों चंबल जो रीजन है उसे सरसों की हांडी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सरसों की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। उसके बाद आती है मिक्स्ड सॉइल। मिक्स्ड सॉइल में ब्लैक, रेड और येलो सॉइल मिक्स होती हैं और ये मध्य प्रदेश के विंध्या रीजन में पाया जाता है। और इन कंपैरिजन टू ब्लैक सॉइल एंड अलूवियल सॉइल ये बहुत लेस फर्टाइल होती है, कम उपजाऊ होती है ये। इसमें ज़्यादातर मेज़ और ज्वार जैसी फसलें उगाई जाती हैं, मक्का और ज्वार। उसके बाद आती है रेड येलो सॉइल। रेड येलो सॉइल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन्स में पाई जाती है और इसमें ज़्यादातर पैडी, चावल, सोयाबीन, आलू, कपास, गन्ना ऐसी फसलें उगाई जाती हैं। ये मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट और सीधी शहडोल डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है। उसके बाद पांचों में से सबसे कम उपजाऊ मिट्टी है लेटराइट सॉइल, और ये एक लैटिन वर्ड लेटर से निकला है ये शब्द जिसका मतलब है ब्रिक, ईंट। ओके, और सबसे कम उपजाऊ मिट्टी अगर कोई है मध्य प्रदेश में तो लेटराइट सॉइल ही है, और ये मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और बालाघाट रीजन्स में पाई जाती है और कुछ छोटे परसेंटेज में नॉर्दर्न रीजन्स में भी पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर वर्षा कम होती है और सूखी मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलती है। नॉर्दर्न रीजन में लेटराइट सॉइल का परसेंटेज बहुत कम है लेकिन मेनली ये छिंदवाड़ा और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स में ही पाई जाती है। ये है मध्य प्रदेश की मिट्टियों का एक मैप। अलूवियल सॉइल ये है जो कि मेनली चंबल रीजन है, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, भिंड। और ये है काली मिट्टी। 47% जो मध्य प्रदेश का लैंड एरिया है उसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसमें भी ये डीप ब्लैक सॉइल है नर्मदा वैली रीजन में। उसके बाद मालवा और नॉर्दर्न रीजन में नॉर्मल ब्लैक सॉइल है और शैलो या लेयर्ड ब्लैक सॉइल है मध्य प्रदेश के सदर्न पार्ट्स में। ये है लेटराइट सॉइल, और ये जो बघेलखंड और बुंदेलखंड वाला पार्ट है इसमें है रेड येलो सॉइल। विंध्या और बुंदेलखंड जो रीजन है यहाँ पर है मिक्स्ड सॉइल। ओके, अब एक टॉपिक आपका खत्म, सॉइल। बहुत छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। उसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम मेजर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो पढ़ेंगे और उसके साथ ही इनका जो रैंक्स हैं और प्रोडक्शन है मध्य प्रदेश में उन्हें भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो मेजर फूड क्रॉप्स मध्य प्रदेश में हैं गेहूं और राइस। मध्य प्रदेश की जो फसलें हैं उनमें सबसे ज़्यादा गेहूं का जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा वही है, और जो इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, ब्रीड्स जो गेहूं की हैं मध्य प्रदेश में वो हैं शरबती गेहूं जिसे जीआई टैग भी मिला है, लोकवन, नर्मदाचर, सुजाता 320, राज 77। ये सभी एक इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं गेहूं की फसल की मध्य प्रदेश में, जिसमें भी शरबती गेहूं बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है शरबती गेहूं की। उसके बाद राइस। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सबसे ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं और इसे मध्य प्रदेश का राइस बोल भी कहा जाता है। इसके अलावा सिवनी, मंडला, रीवा और कटनी में भी चावल उगाए जाते हैं। मेजर कोर्स क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश। कोर्स क्रॉप्स 2023 में जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था उन मिलेट्स में जो क्रॉप्स आती हैं और इंक्लूडिंग मिलेट्स और ये सारी क्रॉप्स, इन सभी को मिलाकर कोर्स क्रॉप कहा जाता है और ये फाइबर में बहुत ज़्यादा रिच होती हैं ये फसलें। ओके, तो इसमें सबसे पहली आती है ज्वार, जिसे सोरगम भी कहते हैं। ये खरीफ और रबी दोनों ही सीजन्स में उगाई जाती है। ये नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में खरीफ के सीज़न में उगाई जाती है और सदर्न रीजन्स में जो कि धार, खंडवा, सिवनी, खरगोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर राबी सीज़न में उगाई जाती है। उसके बाद मक्का आता है, इसे क्वीन ऑफ ग्रेन्स भी कहते हैं। और
ये मध्य प्रदेश की थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ओके। और मध्य प्रदेश इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद बार्ली, बार्ली में गुना जिला जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है। उसके बाद पर्ल मिलेट, जिसे बाजरा भी कहा जाता है, ज़रूर आपने सुना होगा। इसमें नॉर्दर्न पार्ट जो है मध्य प्रदेश का, जैसे मुरैना और चंबल वाला जो रीजन है, वहाँ पर बाजरा का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है, जैसे मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर। उसके बाद दलहन, पल्सेस प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश, उसमें सबसे पहले आता है चना ग्राम। ये उज्जैन, देवास, सागर, छिंदवाड़ा में उगाया जाता है और इसका एक मेजर प्रोड्यूसर है विदिशा जिला, ओके। उसके बाद तुअर और अरहर या अरहर दोनों ही नाम है। ये खरीफ सीज़न की क्रॉप है और इसे रेड ग्राम भी कहा जाता है। रीवा, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर में इसे उगाया जाता है। उसके बाद आती है लेंटिल। ये लेंटिल के मामले में मध्य प्रदेश में उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है और एक बहुत ही माइनर सा प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में लेंटिल्स का है। और मेनली मंदसौर में लेंटिल्स और नीमच में उगाई जाती हैं। अब ऑयल सीड्स के मामले में मध्य प्रदेश बहुत लंबे समय से नंबर 1 पर रहा है पूरे इंडिया में। और ऑयल सीड्स में भी सोयाबीन जो है, मध्य प्रदेश टॉप प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में सोयाबीन का। और सबसे ज़्यादा सोयाबीन उज्जैन में और इंदौर, खंडवा, बेसिकली जो सदर्न रीजन है और मालवा रीजन है, वहाँ पर सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। उसके बाद आती है मस्टर्ड या राई, काली सरसों, आपने सुना होगा। सरसों तेल भी बनता है इसका और इसे मसाले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने अभी बात की थी, चंबल रीजन में ज़्यादातर उगाई जाती है और चंबल रीजन को मस्टर्ड बोल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। उसके बाद फ्लैक्स सीड्स, अलसी, ये एक इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप है मध्य प्रदेश की और इसका प्रोडक्शन भी मध्य प्रदेश में अच्छा खासा होता है। ग्राउंडनट, मूंगफली, जिसे ऑयल सीड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और मध्य प्रदेश में शिवपुरी में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद तिल, सेसमी जो है वो मध्य प्रदेश के सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल और पन्ना डिस्ट्रिक्ट्स में उगाई जाती है। उसके बाद आती हैं मध्य प्रदेश की कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिन्हें उगाया ही इसीलिए जाता है ताकि बिजनेस किया जा सके, उन्हें बेचा जा सके और पैसा कमाया जा सके। कमर्शियल क्रॉप्स में सबसे पहले आती है मध्य प्रदेश में कॉटन। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है और ब्लैक सॉइल, हमने पहले ही पढ़ा था, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और मेनली कॉटन जो है मध्य प्रदेश में खंडवा और खरगोन डिस्ट्रिक्ट्स में उगाई जाती है और उसके साथ कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में माइनर परसेंटेज में उगाई जाती है। ओपियम, जिसे अफीम भी कहते हैं, नीमच ओपियम फैक्ट्री ये 1935 में बनी थी और एल्कोलॉइड वर्क्स 1976 में यहाँ से शुरू हुआ। तो नीमच का जो प्रोडक्शन है वो ओपियम का जो प्रोडक्शन है वो मेनली मध्य प्रदेश में नीमच और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाता है और ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लाइसेंस से ही प्रोडक्शन होता है। हर कोई इस अफीम के प्रोडक्शन को नहीं कर सकता। उसके बाद गन्ना, गन्ना सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में उगाया जाता है। उसके बाद छिंदवाड़ा, बुरहानपुर और बैतूल में। और इसमें इरिगेशन बहुत ज़्यादा लगता है, पानी बहुत ज़्यादा जाता है शुगर केन प्रोडक्शन में। शुगर केन की जो क्रॉप है, फसल है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए मध्य प्रदेश में एक फेमस जगह है कुकरू खामला हिल्स, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है और ये एकमात्र जगह है जहाँ पर मध्य प्रदेश में कॉफ़ी प्लांटेशन किया जाता है। कुकरू खामला हिल्स एक छोटा मोटा हिल स्टेशन भी कह सकते हैं और अगर आप नहीं गए हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाइए, बहुत अच्छी जगह है। आप इंटरनेट पर इसके फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है ये। उसके बाद तंबाकू, तंबाकू मेनली सागर, धार, पन्ना, श्योपुर, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट्स में होती है और मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंडिया में टोबैको का। मसाले, मसालों में आती है मिर्च, जिंजर, लहसुन और धनिया। ये मेन चीज़ें हैं जो मसालों में आती हैं और पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश टॉप प्रोड्यूसर है स्पाइसेस का। ओके, मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है? मध्य प्रदेश। अब आते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पर।
देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पूरे इंडिया को एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है, और ये वो जोन्स हैं जहाँ पर ऐसा एग्रीकल्चर होता है जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस और सॉइल के लिए स्पेसिफिक उसी जगह पर होता है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में ही होता है। तो उसके बेसिस पर मध्य प्रदेश में 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जिसमें आता है छत्तीसगढ़ प्लेन्स जहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और चावल की खेती होती है। ओके, स्पेसिफिक सॉइल हो गई रेड येलो सॉइल, और स्पेसिफिक क्रॉप भी हो गई राइस। और ये स्पेसिफिकली कुछ चुनिंदा जगहों पर ही पाई जाती हैं ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस जहाँ पर ऐसी एग्रीकल्चर क्रॉप्स को उगाया जा सके। उसके बाद नॉर्दर्न हिल रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और यहाँ पर भी चावल की खेती होती है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी जो है वो लाल, काली और पीली होती है। उसके बाद कैमूर प्लेटू एंड सतपुड़ा हिल्स, जिसमें रीवा, सतना, पन्ना का कुछ हिस्सा, सिवनी, उमरिया और कटनी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। यहाँ पर मीडियम ब्लैक और रेड मिक्स्ड सॉइल पाई जाती है, और ये रीजन जो है वो गेहूँ और चावल का है। उसके बाद सेंट्रल नर्मदा वैली, जहाँ पर डीप ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और यहाँ पर गेहूँ मेनली उगाया जाता है। अब देखिए नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, नर्मदा वैली वो जगह है जहाँ से नर्मदा बहती है, तो उसके आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इस रीजन में आ जाएंगे। विंध्या प्लेटू में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इस रीजन में आ जाएंगे, विंध्या प्लेटू के रीजन में, जैसे आगर मालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, रायसेन, भोपाल, सीहोर। यहाँ पर भी काली मिट्टी ही पाई जाती है और ये गेहूं का रीजन है। उसके बाद गिर्द रीजन मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है, और ये मेनली ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर में है, और यहाँ पर हमने अभी बात की थी अलूवियल सॉइल पाई जाती है, और यहाँ पर गेहूं और ज्वार जो है वो रीजन यहाँ पर है। उसके बाद बुंदेलखंड, जिसमें छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी आते हैं, और यहाँ पर भी गेहूं और ज्वार उगाया जाता है, और यहाँ पर लाल काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद सतपुड़ा प्लेट्यू, जिसमें बैतूल और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और यहाँ पर शैलो ब्लैक सॉइल है, हमने ऊपर पढ़ा था, और गेहूं की फसल ज़्यादा होती है। उसके बाद मालवा प्लेट्यू, मालवा में गेहूं और कपास, कॉटन की फसल ज़्यादा होती है, और ये मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है। उसके बाद नीमाड़ प्लेन्स में मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, खंडवा और खरगोन, लेकिन क्योंकि ये एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन है तो यहाँ पर बड़वानी और धार डिस्ट्रिक्ट्स भी आ जाएंगे, और यहाँ पर कॉटन और ज्वार का ये रीजन है। उसके बाद झाबुआ हिल्स, जिसमें झाबुआ और अलीराजपुर आते हैं, और यहाँ पर भी कॉटन और ज्वार उगाई जाती है। अब इस चीज़ को मैप के ज़रिए आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा से लिया हुआ मैप है, और इसमें मध्य प्रदेश के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ये कलर कोडेड हैं, तो इन्हें आप इन डिस्ट्रिक्ट्स को ज़रूर एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इस टॉपिक में आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि मध्य प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जो कि हैं 11, और यही क्वेश्चन मध्य प्रदेश के कई एग्जाम्स में आया हुआ है पहले भी। बट स्टिल इस मैप को आप देख लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा याद रखने में। उसके बाद एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश बेस्ड ऑन क्रॉप्स, ये मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिशियल क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स, फसलों के आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। जैसे पहला है कॉटन और ज्वार जोन, जिसमें मालवा प्लेट्यू, नीमाड़ और झाबुआ हिल्स आते हैं। वीट और ज्वार, गेहूं और ज्वार, जिसमें बुंदेलखंड, गिर्द रीजन और सतपुड़ा प्लेट्यू आते हैं। उसके बाद पैडी राइस जोन, जिसमें छत्तीसगढ़ प्लेन मेनली आता है, जिसमें बालाघाट, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सीधी आते हैं। उसके बाद वीट जोन, जिसमें मेनली सेंट्रल नर्मदा वैली और मालवा प्लेट्यू आता है। मालवा प्लेट्यू में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता है। उसके बाद वीट एंड राइस जोन, इसमें कैमूर प्लेट्यू और सतपुड़ा हिल्स आते हैं। अब ये हैं क्रॉप जोन्स मध्य प्रदेश के। अब देखिए कई जगह हो सकता है आपको ये जो क्रॉप जोन्स हैं वो 7 देखने को मिले, लेकिन वो एक ऑफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं है। ओके, और ये क्लासिफिकेशन जो है 5 जोन्स का, ये एक ऑफिशियल क्लासिफिकेशन है, इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है तो आप 5 ही
आंसर टिक कीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी आया है और एमपीपीएससी ने से 5 ही जोन्स जो हैं वो सही आंसर माना है। ये है नॉर्दर्न रीजन में वीट और ज्वार, बुंदेलखंड में वीट और राइस, बघेलखंड और बुंदेलखंड रीजन में राइस और वीट, मालवा में और सतपुड़ा वैली में, और ज्वार एंड कॉटन जो है वो नीमाड़ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में और साउथ वेस्टर्न रीजन में पाया जाता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। इस टॉपिक को मैंने छोटा ही रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पूरा डेटा इसमें इंक्लूडेड है, इसके लिए इसमें कुछ भी छोड़ना मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर के बिना मध्य प्रदेश की जियोग्राफी कुछ भी नहीं है। ओके, जियोग्राफी इवन इकोनॉमी, इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए। पहला है द चीफ क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश इज वीट, जो मैक्सिमम लैंड एरिया में बोई जाती है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में आया था, इसमें इसका सही आंसर वीट माना था, क्योंकि ऑप्शंस में सोयाबीन नहीं था। लेकिन मध्य प्रदेश सोयाबीन का भी एक मेजर प्रोड्यूसर है, और अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो आप सोयाबीन, मतलब एमपीपीएससी इतना बड़ा रिस्क शायद नहीं लेगी कि वीट और सोयाबीन दोनों ही ऑप्शंस में रखें, लेकिन इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में आता है आप वो टिक कीजिए, और अगर सोयाबीन आता है तो सोयाबीन टिक कीजिए। ओके, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, चना सबसे ज़्यादा विदिशा में होता है, मूंगफली सबसे ज़्यादा शिवपुरी में होती है, मस्टर्ड इज़ ग्रोन मेनली इन ग्वालियर, मुरैना एंड भिंड डिस्ट्रिक्ट्स। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, और अप्रॉक्स 50% लैंड एरिया जो है मध्य प्रदेश का वो कल्टिवेबल है, वहाँ पर खेती होती है। और सबसे ज़्यादा ये जो एरिया है ये मार्जिनल लैंड होल्डर्स जो हैं उनके, मार्जिनल लैंड होल्डर्स के जितने भी फार्मर्स हैं वो 51% हैं, और इनके पास कुल 11% लैंड है। और लार्ज फार्मर्स जो हैं वो 2%, जो 23% फार्मर्स हैं टोटल, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है, और टोटल 73% लैंड एरिया ये कवर करते हैं। उसके बाद प्लेट्यू ऑफ मालवा इज़ नोन हैज स्टोर हाउस ऑफ वीट बास्केट ऑफ मध्य प्रदेश। 72% एरिया इज़ अंडर द कल्टिवेशन कॉन्स्टिट्यूट्स खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप का जो एरिया है वो 72% है, और राबी क्रॉप का जो है वो 63% है। खरीफ राबी आपको पता होगा ना। देखिए, खरीफ राबी क्रॉप्स के सीज़न हैं, जिसमें खरीफ आता है वो बारिश के मौसम में चलता है, जिसमें जून और जुलाई में फसल को बो दिया जाता है, और सितंबर अक्टूबर आते आते इसे काट लिया जाता है। उसके बाद आता है राबी सीज़न, जिसमें अक्टूबर नवंबर इवन दिसंबर तक इसे बोया जाता है, और मार्च आते आते इसे काट लिया जाता है। और जो गर्मियों का सीज़न होता है, समर सीज़न, वो मेनली होता है ज़ैद, जिसमें सब्जियां और फल, जो पानी वाले फल होते हैं, मतलब जिनमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे तरबूज, ककड़ी, ये सभी उगाए जाते हैं। ओके, नाउ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ बोए जाते हैं, उसके बाद सोयाबीन बोई जाती है सबसे ज़्यादा। और मध्य प्रदेश इंडिया का इकलौता स्टेट है जिसने 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जो है वो जीता है। खंडवा और खरगोन फेमस हैं कॉटन प्रोडक्शन के लिए, और इन्हें गोल्डन डिस्ट्रिक्ट्स भी कहा जाता है, और कॉटन को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, वाइट गोल्ड। द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन इन एमपी इज़ इन उज्जैन। उज्जैन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का। और मध्य प्रदेश जो है वो पूरे इंडिया की 41.92 ऑलमोस्ट 42% सोयाबीन प्रोडक्शन करता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन 1969-70 में बनी, जिसका हेडक्वार्टर्स भोपाल में है। और स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1980 में बनी, जिसका हेडक्वार्टर भी भोपाल में ही है। और रीजनल ऑफिसेस इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और खंडवा में है। मध्य प्रदेश हैज़ इम्प्लीमेंटेड द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड द कृषि कर्मन अवार्ड प्रोग्राम फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग इरीगेशन। बेसिकली ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है और कृषि कर्मन अवार्ड प्रोग्राम है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए थे ताकि इरिगेशन को और बढ़ाया जा सके, और सर्टिफाइड सीड्स जो होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी और इजी की जा सके।
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये एक फैक्ट्री है मध्य प्रदेश के विजयपुर गुना डिस्ट्रिक्ट में। इंडियाज़ फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लाल टिपारा नाम की एक जगह है, वहाँ पर ओपन की गई है। और यहाँ पर ही एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है, और इसका जो उद्घाटन है वो रिसेंटली हुआ है 2024 में। खंडवा इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हेम्प, जिसे गांजा भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश एक किसान संदेश नाम की मैगज़ीन जो बेसिकली एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन बेस्ड होती है, ये हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बनाती है। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड भी है जिसका हेडक्वार्टर भोपाल में है, और 9 डिविजनल ऑफिसेज भी हैं इसके। लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट्स भी मध्य प्रदेश में सेटअप किए गए हैं कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लिए। खरगोन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज, मिर्च जो होती है उसमें खरगोन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और एमपी गवर्नमेंट ने इसका एक मैस्कट जिसका नाम चिली चाहा था वो भी रिलीज़ किया था, इशू किया था चिली फेस्टिवल खरगोन में। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस पता चल जाते हैं। चिलीज़ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? खरगोन। मैस्कट मध्य प्रदेश ने किस नाम से इशू किया था? वो था चिली चाहा। और चिली फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? खरगोन में। मंदसौर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा गार्लिक प्रोड्यूसर है जिसे लहसुन भी कहते हैं, और गार्लिक रतलाम में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और रतलाम के गार्लिक को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है। इन कोऑर्डिनेशन विथ इजरायली टेक्नोलॉजी, इसराइल के साथ मिलकर मध्य प्रदेश ने मुरैना में जो है वो हाई क्वालिटी वेजिटेबल एक यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश की थी, और ये एट प्रेजेंट वहाँ पर मौजूद है, लेकिन प्रोडक्शन शायद इसका शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कैंपस इसका इस्टेब्लिश हो चुका है। सिट्रस क्रॉप्स के लिए छिंदवाड़ा में, और एक्सपोर्टेबल क्वालिटी के मैंगो और वेजिटेबल सेंटर हरदा में इस्टेब्लिश करेगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मैक्सिमम बनाना प्रोडक्शन जो है वो बुरहानपुर में होता है। और मध्य प्रदेश इंडिया का लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ये हम पढ़ चुके हैं। और मैक्सिमम शुगर केन जो है वो नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और नरसिंहपुर को शुगर बोल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं। जीआई टैग्स क्योंकि आप लोग एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और आपने लॉ पढ़ी हुई है, तो आपने ज़रूर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पढ़े होंगे, और उसमें ही एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जोग्राफिकल इंडिकेशंस। तो जोग्राफिकल इंडिकेशंस बेसिकली वो चीज़ हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें और ऐसे हैंडीक्राफ्ट फूड स्टफ़ जो एक स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं, और उसके लिए वो जो स्पेसिफिक रीजन है वो उसे क्लेम करना चाहता है ताकि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उसे मिल सके, और इसके जो कमर्शियलाइजेशन है उसमें भी मदद मिले। अब इसमें सबसे पहला जो जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला था वो था चंदेरी साड़ी। आप लोगों ने ज़रूर ये नाम कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में सुना ही होगा, चंदेरी साड़ी, जो कि चंदेरी अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में करीब 20 से 25 जो हैं वो जीआई टैग्स मिले हुए हैं, जैसे कि रतलामी सेव, ज़रूर खाए होंगे आपने कभी ना कभी। और रतलामी सेव नाम से ही पता चलता है रतलाम में बनते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है रतलामी सेव। उसके बाद माहेश्वरी साड़ीज़ आपने ज़रूर सुना होगा। बाघ प्रिंट जो कि मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में मेनली प्रैक्टिस किया जाता है। ये अब देखिए जैसे बाघ प्रिंट है ये धार में स्पेसिफिकली प्रैक्टिस किया जाता है। वहाँ पर जो खत्री फैमिली है एक है, उन्हें कई बार अवार्ड्स भी मिले हुए हैं बाघ प्रिंट के लिए, और ये मेनली धार डिस्ट्रिक्ट में होता है, इसीलिए इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है। ओके। झाबुआ का जो कड़कनाथ मुर्गा है उसे भी फूड प्रोडक्ट के तौर पर जीआई टैग मिला हुआ है मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश का पहला फूड प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला था। उसके बाद बालाघाट के चिनौर चावल जिन्हें 2021 में जीआई टैग मिला, और ये पहला एग्रीकल्चरल जीआई टैग था। मुरैना की गजक बहुत फेमस गजक है और बहुत ही टेस्टी भी है, इसे 2023 में जीआई टैग मिला। रीवा के सुंदरजा आम, शरबती गेहूं अभी हमने बात की थी जो कि सीहोर में उगाए जाते हैं, इन्हें भी जीआई टैग मिला है। गोंड पेंटिंग्स जो डिंडोरी की गोंड ट्राइब जो है वो बनाती है। उसके बाद उज्जैन का बटिक प्रिंट, ग्वालियर के हैंडमेड कारपेट,
और जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट, रतलाम का रियावन गार्लिक, ये देखिए बहुत फेमस गार्लिक जो है इससे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है जीआई टैग के रूप में, और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीआई टैग है। बुंदेलखंड के काठिया गेहूं, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों शेयर करते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड रीजन जो है वो एमपी और यूपी दोनों ही स्टेट्स में है। नागपुर के ऑरेंज जो कि एमपी और महाराष्ट्र शेयर करते हैं, और महोबा का देसावरी पान जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शेयर करते हैं। इस लिस्ट को आप एक बार ज़रूर देखिए, इनके ईयर्स भी याद रखना उतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनकी स्पेशलिटी क्या है वो आप ज़रूर पढ़िए एक बार। उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इससे मध्य प्रदेश के कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पहले बता दूं, कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ सेंटर्स इसमें ऐसे हैं जिनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि कई सोर्सेस में ये इंस्टीट्यूशंस बताए गए हैं और एमपीपीएससी ने पूछे भी हैं पिछले कई एग्ज़ाम्स में, इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। अब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसका सेंटर यही है, जैसे कि नेशनल ग्रेप्स रिसर्च सेंटर, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये रतलाम में है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप रतलाम लगाएंगे। ओके। नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर इंदौर में है। फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट इंदौर में। नानाजी देशमुख वेटरिनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेटरिनरी बायोलॉजिकल्स, ये रासलपुरा मऊ में है। ICAR की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च खंडवा में ऑर्गेनिक कॉटन के लिए है। उसके बाद राइस रिसर्च सेंटर बड़वानी में है। कॉटन रिसर्च सेंटर खरगोन में भी है। अब डिफरेंस समझिए, ये कॉटन रिसर्च सेंटर है और ये ऑर्गेनिक कॉटन रिसर्च सेंटर है। ओके। इंटरनेशनल मेज़ एंड वीट रिसर्च सेंटर, इसका भी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन खमरिया जबलपुर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, बीसा के नाम से। ये एक इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है वीट रिसर्च में, और जो जबलपुर में है। एशिया की लार्जेस्ट सोयाबीन प्लांट या फैक्ट्री उज्जैन में है। ओके। हॉर्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर में, और फर्स्ट बायो फर्टिलाइज़र यूनिट जो कि नाफेड की है वो इंदौर में सेटअप की गई। जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जबलपुर में, और ये मध्य प्रदेश की पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद राजमाता विजया राजे सिंधिया एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ग्वालियर में, जो कि LNIPE के पास है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। डेयरी स्टेट सेंटर जो कि परियात जबलपुर में है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल में, जिसे ICAR CIAE के नाम से जाना जाता है, और ये एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है। नौगांव फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर जो कि छतरपुर में है। महाशीर फिशरीज कंजर्वेशन रिजर्व जो कि भोपाल में है और केरवा या करेवा रिजर्वॉयर के पास में है। शुगरकेन रिसर्च सेंटर बुहानी नरसिंहपुर में। उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशंस जो मध्य प्रदेश में है। MP सीड एंड फार्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भोपाल में 1980। MP एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 69-70। स्टेट वेयर हाउस 1958 में। स्मॉल, अब देखिए ये ईयर्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आते हैं MPPSC एग्ज़ाम्स में, और ज़रूरी नहीं है कि सारे ही ईयर्स पूछे जाएं, लेकिन एक क्वेश्चन ईयर्स से तो पूछ सकता है वो, जैसे कि सीड एंड फार्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आया हुआ है रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में ही मध्य प्रदेश ने पूछा था, मध्य प्रदेश PSC ने पूछा था, जो कि 1980 में सेटअप हुआ है। तो इस लिस्ट को और इसमें जितनी भी टेबल्स हैं उन सभी को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, और मैंने कोशिश की है सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही इंक्लूड करूँ इसमें, ताकि आपके लिए कम पढ़ने को हो और याद आपको आसानी से रहे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1980 में सेटअप हुई। स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन 1972 में सेटअप हुई। इसी तरह ये चीज़ें याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मध्य प्रदेश में लाइव स्टॉक पता है आपको, जो जानवरों से जो बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे कि गाय का दूध बेचा जाता है, मुर्गे से अंडे निकाले जाते हैं, मुर्गियों से वो बेचे जाते हैं। अब देखिए लाइव स्टॉक में एक मेन चीज़ याद रखना है, 20th लाइव स्टॉक सेंसस जो है वो 2019 में हुआ था, और हर 5 साल में ये सेंसस होता है। इसकी अगली रिपोर्ट 2026 में आएगी,
जिसे हम करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर लेंगे। अब इसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ कैटल्स जो हैं उसमें मध्य प्रदेश की रैंक है 3rd, और जो बफेलोज हैं उसमें भी मध्य प्रदेश की रैंक 3rd है। हाईएस्ट एनिमल पॉपुलेशन सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, लोएस्ट एनिमल पॉपुलेशन बुरहानपुर में, हाईएस्ट एनिमल डेंसिटी टीकमगढ़ में है और लोएस्ट एनिमल डेंसिटी होशंगाबाद में। इनमें कंफ्यूज मत होना, पॉपुलेशन और डेंसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, खुरपका और मुंह पका ये मेन लाइफ स्टॉक डिजीजेस होते हैं। रानीखेत फाउल्स का एक मेजर डिजीज़ है। उसके बाद पहली ऑटोमेटिक एनिमल फॉडर प्लांट जो है वो नर्मदापुरम में सेटअप किया गया था, और बुल मदर फार्म जो है वो भदभदा भोपाल में एक जगह है वहाँ पर सेटअप किया गया था, और ये एक MP LPDC इग्नू का एक स्टडी सेंटर भी है। उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में जो 2018 में उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और मध्य प्रदेश में 2023 में आई, इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिया जाता है और उसे प्रमोट करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होती हैं वो प्रयास करती हैं। 2015 में MP की पहली सरोगेट काऊ जो है श्यामा, जो कि एक गिर ब्रीड की काऊ है, उससे पहला बच्चा हुआ। और MP's फर्स्ट एनिमल वेल्थ डेवलपमेंट पॉलिसी 2011 में आई। कामधेनु यूनिफाइड आदिवासी डेयरी विकास परियोजना जो है वो सेंट्रल असिस्टेंस से 2006 से मध्य प्रदेश में चल रही है। और ऑपरेशन फ्लड, ये एक मिल्क प्रोडक्शन का एक ऑपरेशन था ताकि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अब देखिए मध्य प्रदेश में मिल्क प्रोडक्शन जो है और मिल्क अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में मुरैना डिस्ट्रिक्ट में होता है और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और मिल्क अवेलेबिलिटी जो मध्य प्रदेश में है वो 673 ग्राम्स पर कैपिटा पर डे है। मतलब एक इंसान के लिए मध्य प्रदेश में हर दिन 673 ग्राम दूध अवेलेबल है, और ये नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी फेडरेशन का जो ब्रांड नेम है वो सांची है। आई एम श्योर आपने ज़रूर सुना होगा। सांची का दूध, घी और कई सारी चीज़ें जो है वो डेयरी से रिलेटेड मिलती हैं मार्केट में। उसके बाद जनश्री बीमा योजना फिशरमैन से रिलेटेड है, और फिश प्रोडक्शन में जबलपुर और सियोनी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो सबसे ऊपर है। अब ये मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में। तो मध्य प्रदेश की रैंक 1 है सोयाबीन टोटल पल्सेस में सभी दालों को मिलाकर। फर्स्ट रैंक उड़द, चना, मूंग, जिंजर, टोमेटोस, गार्लिक, कोरिएंडर सीड्स, सूखी धनिया, ऑरेंज और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में। अब देखिए जो ऑयल सीड्स हैं, मध्य प्रदेश काफ़ी समय से ऑयल सीड्स के मामले में पहले नंबर पर था, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश की रैंक दूसरी है ऑयल सीड प्रोडक्शन में। पहले पर अब राजस्थान है। मध्य प्रदेश की रैंक 2nd है वीट टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मस्टर्ड में, और गुआवा, ग्रीन पीस, कॉलीफ्लावर, चिली और अनियन में। उसके बाद तीसरी रैंक है मध्य प्रदेश की मेज़, ग्राउंडनट, कोर्स सीरियल में, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में, मिल्क प्रोडक्शन में, कैटल प्रोडक्शन में, वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट्स, रेड चिली, कैबेज और फ्लावर्स में। देखिए सारे क्रॉप्स के रैंक आपको याद रखने ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ मेजर क्रॉप्स की रैंक्स ज़रूर याद रखिए, जैसे गेहूँ, सोयाबीन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, दाल और ऑयल सीड्स और मिल्क प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनकी रैंक्स आपको याद रखना ज़रूरी है। अब ये कैबेज, रेड चिली, सिट्रस फ्रूट्स, इनकी रैंक्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इंक्लूड की हैं ताकि आपको तसल्ली रहे कि सारी रैंक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद बफेलो पॉपुलेशन और फ्रूट प्रोडक्शन में 4थे नंबर पर, और गोट पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। एक्सीलेंसी अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला था इंटरनेशनल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक्सपो 2023 में। बुरहानपुर को एक्सीलेंस अवार्ड मिला बनाना प्रोडक्शन में, और जो कि नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड सेरेमनी 2023 हुई थी उसमें। मध्य प्रदेश को ODOP स्कीम में सिल्वर मेडल मिला है, और स्कॉच सिल्वर अवार्ड नेशनल लेवल पर 2023-24 में मध्य प्रदेश को मिला फॉर ऑपरेटिंग
MPFSTS पोर्टल, ये एक मध्य प्रदेश का पोर्टल है जो कि फूड प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और 2022-23 में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है मध्य प्रदेश का, उसे स्कॉच अवार्ड मिला था पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये इकोनॉमी वाले सेक्शन का भी पार्ट है और एग्रीकल्चर का भी पार्ट है क्योंकि इसमें क्रॉप्स बहुत ज़्यादा शामिल हैं। और आप सिर्फ इस मैप को एक बार देख लीजिए, इसमें इतना कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट का जो भी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है वो इसमें इंक्लूडेड है, किए जाते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। ये एक नेशनल लेवल की स्कीम है और 2023 में मध्य प्रदेश में लागू हुई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप सिर्फ मैप में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक बार ये देख लीजिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वहाँ की वो फेमस है। जैसे नर्मदापुरम में पर्यटन टूरिज़्म फेमस है, पन्ना का आंवला फेमस है, ग्वालियर में सैंडस्टोन टाइल्स, शिवपुरी की कपड़ा जैकेट फेमस है, रतलाम में नमकीन, मंदसौर के लहसुन, उज्जैन का बटिक प्रिंट। अब इनमें से कुछ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें GI टैग्स भी मिले हैं, जैसे कि रतलाम के रतलामी सेव नमकीन, उज्जैन की बटिक प्रिंट, धार का बाघ प्रिंट, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा और बालाघाट के चिनौर चावल, ये इन्हें GI टैग्स भी मिले हुए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट मैप है, आप इसे एक बार बस पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। कई डिस्ट्रिक्ट्स में सेम प्रोडक्ट्स भी हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, जैसे कि मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर में, इवन सिंगरौली में कोदो कुटकी जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है। तो ये थी आज की क्लास और ये थोड़ी सी लंबी क्लास है क्योंकि इसमें 2 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इस PDF को आप डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसे ज़रूर पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर सिलेबस चेंज हुआ तो ये टॉपिक और ट्राइब्स का टॉपिक ज़रूर इंक्लूड किया जाएगा सिलेबस में। तो इस पूरे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए। एंड इसके बाद MP जियोग्राफी में हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब हम MCQs की एक क्लास लेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और MCQs अटैम्प्ट करना किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक गुड बाय एंड सी यू।